हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन क्या होता है। कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस कि वोज कंसंट्रेशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। देखिए बच्चों, आपको बेसिकली पता होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये इसके सारे एग्जांपल्स रहेंगे। अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम बेसिकली बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, सॉल्यूट को हम ए से। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में प्लस कर देते हैं, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिक्सअप कर दिया तो किसकी फॉर्मेशन आ गई आपको, सॉल्यूशन की। अब इस केस में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इस केस में कि सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इन ए 9 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ए फिजिकल स्टेट ऑफ ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट की यदि बात करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये 9 टाइप्स का है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक टेबल के रूप में। अब ये टेबल के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों कि सॉल्यूट, यहाँ पर है सॉल्वेंट, यहाँ पर है एग्जाम्पल। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो इस केस के अंदर सॉलिड ही हमारे पास सॉल्यूट होगा और सॉलिड ही क्या होगा, सॉल्वेंट। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, कॉपर डिजोल्ड इन ए गोल्ड। कि कॉपर को किस में डिजोल्व कर दिया, गोल्ड के अंदर, तो वो किसकी फॉर्मेशन आ गई, एलॉयज की। अब आपको पता है एलॉयज भी क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब इस केस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड, हमारे पास है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, सॉलिड। अब जैसे ही आपस में मिक्सअप होंगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, मर्करी विद, एग्जाम्पल दे दिया किसके साथ, सोडियम के साथ। तो यहाँ पर इसको हम अमलगम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बच्चों। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दोगे कि सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन ए वाटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड, लिक्विड तो लिक्विड ही हमारे पास सॉल्यूट है और लिक्विड ही हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल डिजोल्ड इन ए वाटर। नेक्स्ट हमारे पास गैस। अब गैस क्या होगी बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूट होगी। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि गैस और उसके बाद जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्ड इन ए वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डिजोल्व करोगे, वाटर के अंदर, मीन्स लाइक इज ए सोडा वाटर की फॉर्मेशन आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली। तो गैसेस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए आप यहाँ पर कि लिक्विड और गैस या किसकी फॉर्मेशन देगा, वाटर वेपर इन एयर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गैस, गैस तो मिक्सचर ऑफ ए हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये टेबल है बच्चों, आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, इसके बेस पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे देगा कि सॉलिड सॉलिड हमारे पास, उसका कोई एग्जाम्पल्स दीजिए। तो उसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कॉपर डिजोल्ड इन ए गोल्ड के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है ये टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहला हमारे पास मास परसेंटेज क्या होता है कि मास ऑफ ए सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन ए 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। क्लियर हो गया बच्चों डेफिनेशन की मास परसेंटेज क्या होगी कि मास ऑफ ए सॉल्यूट इन ए ग्राम प्रेजेंट इन ए 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसकी जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू, हमारे पास ये W को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास से, ठीक है ना। तो यहाँ पर है गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड फार्मूला हमारे पास रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज का, कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन ए 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस केस में भी वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या है बच्चों, वी सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी पूछा जा सकता है कि वे कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। तो देयर इज नो यूनिट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कि द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट और ए सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन।
तो सिंपल डेफिनेशन कि रेशियो किसकी है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस केस में कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक्स सोल्यूट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन सोल्यूट अपॉन ये हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्लस डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कर दोगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेम केस है बच्चों, मोल फ्रैक्शन किस केस में है, सॉल्वेंट के केस में। तो यहाँ पर क्या करोगे, मोल ये हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसी केस के अंदर यदि आपने निकालना हो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट निकालना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, यहाँ से आपका जो मोलर मास होता है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनता है हमारे पास कि मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो ये निकाल सकते हैं यदि आपको गिवन होता है बेसिकली। पर जो यूजेस करने हमने अपने इसके अंदर, ये हमारे पास दो फार्मूले यूजेस होंगे। उसके बाद है बच्चों मोलैरिटी क्या होती है बेसिकली। तो देखिए मोलैरिटी को कैपिटल एम से बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। किस में प्रेजेंट करेगा ये, लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर। अब इस केस में मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी लिखेंगे, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, दिस इज ए मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला रहेगा किसका, मोलैरिटी का, और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से लेके चलेंगे। अब इस केस में जो इसका फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट की बात करेंगे। तो मोलैलिटी स्मॉल एम इज इक्वल टू गिवन मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या करोगे, सेम मोलिकुलर मास, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय द, यहाँ पर किसका होगा बच्चों, ये गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट का। तो ये फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी का और मोलैलिटी का, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास बच्चों नॉर्मैलिटी। क्या होती है नॉर्मैलिटी, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एन से, कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर इन दी सॉल्यूशन। अब इस केस में जो नॉर्मैलिटी होगी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही सेम चीज़ कि यहाँ पर गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज ए इक्वलेंट मास की बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन की बात होगी इस केस में नॉर्मैलिटी के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों पार्ट पर मिलियन क्या होता है, जिसको हम पीपीएम कहते हैं। अब इस केस में कि मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन ए 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीपीएम को कैसे लिखोगे बच्चों, यहाँ पर गिवन मास मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और उसके डिवाइड बाय क्या कर दोगे, मास ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसी केस में हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बच्चों, हमारे पास मास ऑफ ए सोल्यूट प्लस मास ऑफ ए सॉल्वेंट जो आपको गिवन होगा। अब इसी केस में यदि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर के इक्वल होगी। अब इस केस में आपको समझना होगा कि एन फैक्टर होता क्या है बेसिकली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, कि एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस इन एसिड, जो नंबर रिप्लेस किए गए हाइड्रोजन आयंस इन एसिड्स के अंदर। सेकंड कि नंबर ऑफ ए रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस इन दी बेस, जो नेगेटिव आयंस रिप्लेस किए गए OH जो बेस के अंदर से। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन ए मेटल आयंस इन दी साल्ट, कि कितना चार्ज प्रेजेंट करता है मेटल आयंस इन ए साल्ट के अंदर। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के केस में। उसके बाद है बच्चों रिलेशन किसके बीच में है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो ये फार्मूला है जिसके बेस पे आपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है बच्चों। ये हमारा फार्मूला रहेगा किसका, मोलैरिटी और मोलैलिटी का, और रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बेसिकली गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूशन डिवाइड बाय द डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन जो टोटल होता है तो उसको डिसोल्यूशन कर दोगे। ये फार्मूला भी आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास रहेगा मोलैरिटी इक्वेशन। जो मोलैरिटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब इसके बेस पर MCQ क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ऐसे ही हमारे पास फार्मूला एक और बनता है इसी का, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। तो बेसिकली यूज़ हमने ये करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा बच्चों, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। उसके बाद सेम एज इट इज़ हमारे पास नॉर्मैलिटी इक्वेशन का भी फार्मूला है,
N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इसी केस में सेम फॉर्मूला N1 प्लस V1 प्लस इज, अब इस केस में N2V2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, N3 और ब्रैकेट में V1 प्लस V2। तो बच्चों ये फार्मूले थे हमारे पास। सबसे पहले हमने किया मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हमने मोलरिटी की बात की, मोलरिटी की बात की, नॉर्मेलिटी की बात की, पार्ट पर मिलियन की बात की, इनके रिलेशंस की बात की। तो इनके बेस पर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पुट किया जाता है। तो बेसिकली इनको आपने अच्छी तरह से सबसे पहले फॉर्मूलेज को लर्न करना है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के से पहले हम जानेंगे सोलेबिलिटी क्या होती है, कि सोलेबिलिटी एंड हेनरी लॉ क्या होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल्यूट्स लॉ की। अब इस केस में देखिए सबसे पहले सोलेबिलिटी मीन्स क्या होगा बच्चों, कि सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इन ए वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन मिलीलीटर, कि विच इज़ विल बी डिजोल्व इन, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर ऑफ ए लिक्विड के अंदर, कि टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसकी फॉर्मेशन दे रहा है ये, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेबिलिटी। तो सिंपल बात बच्चों, सोलेबिलिटी क्या होती है, कि सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड के अंदर, कि इज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन मिलीलीटर विच डिजोल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर ऑफ ए लिक्विड के अंदर, फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एट ए, हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। अब इसके फैक्टर हैं बेसिकली, कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। अब सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ ए गैस एंड ए लिक्विड। अब जो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर नेचर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं एंड द लिक्विड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि परमानेंट गैस लाइक इज ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर ए लेस सोलेबल, ये क्या होती हैं, लेस सोलेबल होंगी। वाइल टेम्परेरी गैस लाइक इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा आर इज ए मोर सोलेबल इन वाटर, ये क्या होती हैं, मोर सोलेबल होंगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये फैक्टर्स हैं हमारे पास सोलेबिलिटी के। सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारे पास बच्चों टेम्परेचर क्या होता है। अब टेम्परेचर के केस में देखिए सबसे पहले कि सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोलेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, टेम्परेचर के। थर्ड पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर केस में, कि वी कैन अंडर द इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर ऑन ए सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ ए हेनरी लॉ, किसके ऊपर बेसिस है बच्चों, वो हेनरी लॉ के ऊपर बेसिस होगी। अब हेनरी लॉ बेसिकली क्या है, कि द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, वो प्रेशर ऑफ ए गैस इन इक्विलिब्रियम के केस में, कि विद ए लिक्विड एट दी टेम्परेचर। देखो हेनरी लॉ मैंने क्या बताया बच्चों, कि जो सोलेबिलिटी है हमारे पास, सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द टेम्परेचर। अब इसमें मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास बेसिकली होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर पी ए लिख सकते हैं इसको हम। अब ये कंपोनेंट के लिए लेके चल रहे हैं, बेसिकली हम एक्स ए कंपोनेंट के लिए ले लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने के डैश लगा दिया, या हम इसको के एच भी लगा सकते हैं इन केस ऑफ ए हेनरी कांस्टेंट के रूप में। अब कि एक्स इज द सोलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए मोल फ्रैक्शन, किस केस में है बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन के केस में। अब जो P है हमारे पास प्रेशर है, और इसको के डैश या फिर के एच मान सकते हो आप, दिस इज ए कांस्टेंट, ये क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। अब इस केस में हम जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश डॉट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन आ गया। तो पी ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, के एच का मतलब है हेनरी कांस्टेंट। तो क्लियर हो गया बच्चों ये डेफिनेशन, हेनरी कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास। अब इस केस में आपने करनी है इसकी एप्लीकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके एग्जाम्स के लिए, कि इन दी प्रोडक्शन ऑफ ए कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये किसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं बच्चों, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन दीज ड्रिंक एट ए हाई प्रेशर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिजोल्व की जाती है किसके अंदर, इन ए ड्रिंक के अंदर एट हाई प्रेशर के रूप में। अब सेकेंड पॉइंट, कि इन डीप सी डाइविंग इन ए स्कूबा डाइवर्स, अब उस केस में जो डिसीजेज होती है बच्चों वो कौन सी होगी, बेंट डिसीजेज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन फंक्शनिंग ऑफ ए लंग्स ऑक्सीजन गेट एंटर्ड इन ओवर लंग्स, जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो एंटर करती है हमारे लंग्स के अंदर, ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी हेनरी लॉ की। नेक्स्ट है कि पीपल लिविंग इन एट हाई एल्टीट्यूड, तो उस केस में कौन सा होता है, एनोक्सिया डिसीजेज होगी बच्चों।
तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ ए हेनरी लॉ। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ए हेनरी लॉ की। लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की बच्चों? तो सबसे पहले कि हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल ओनली द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसके लिए फॉलोइंग कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है? द प्रेशर शुड बी लो। सेकंड रहेगी टेम्परेचर शुड बी हाई। उसके बाद गैस शुड नॉट रिएक्ट विद ए लिक्विड इन विच इट इज़ डिजॉल्व। तो इस केस में देखो प्रेशर शुड नॉट बी हाई, प्रेशर इस केस में प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर शुड बी लो और टेम्परेचर शुड बी क्या होना चाहिए बच्चों? हाई। अब उसके बाद जो गैस है शुड नॉट रिएक्ट विद इन लिक्विड इन विच ऑफ द डिजोल्ड इट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि द गैस शुड नॉट बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड विद लिक्विड। जो गैस है वो ना तो एसोसिएट होगी ना ही डिसोसिएट होगी। तो ये हमारे पास क्या रहेंगी? दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ए हेनरी लॉ। अब हम बात करेंगे बच्चों सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के केस में हम बात करेंगे रोल्स लॉ की कि रोल्स लॉ क्या होता है फॉर। अब इस केस में हमने दो बातें करनी है, एक वोलेटाइल लिक्विड के लिए, सेकंड हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट डू मीन बाय वोलेटाइल। क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन वेपर की फॉर्म दे देता है एट ए लो टेम्परेचर पर, उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि द सब्सटेंस या द सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म इज ए वेपर ईजिली एट ए हाई टेम्परेचर। जो वेपर की फॉर्मेशन नहीं देगा उसको हम नॉन वोलेटाइल कहेंगे। अब इस केस में देखो रोल्स लॉ के केस में बच्चों वोलेटाइल के लिए बात कर रहे हैं कि द वेपर प्रेशर एट ए कंपोनेंट या ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके इक्वल होगा बच्चों? ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन के। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म। देखो ये डेफिनेशन है किसकी? रोल्स लॉ की, कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर पर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा जो प्रोडक्ट होगा। एंड वेपर प्रेशर एट दैट कंपोनेंट इन ए प्योर फॉर्म। और जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट का वो किस फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म के अंदर। अब इस केस में देखिए हमारे पास कि हैंस इफ द सॉल्यूशन हैज़ ए टू लिक्विड कंपोनेंट। हमारे पास दो लिक्विड कंपोनेंट है यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहे हैं। कंपोनेंट ए और बी ले लेते हैं बच्चों। तो इस केस में जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू किसके लेके चलोगे? पी ए नोट एक्स ए और पी बी नोट और एक्स बी। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लगाया बच्चों। दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए, और ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए बी के लिए। तो क्लियर हो गया बच्चों? सो ये हमारे पास था बेसिकली रोल्स लॉ। अब इसी को बेसिकली क्या किया गया? फर्दर किया गया कि बच्चों जो हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑफ ए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट से है, उसके बाद प्योर प्रेशर हमारे पास कंपोनेंट बी इज ग्रेटर देन ऑफ ए किससे है बच्चों? पार्शियल प्रेशर से। अब इस केस में जो टोटल प्रेशर होता है उसको हम क्या लेके चलते हैं? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, पी ए नोट डॉट एक्स ए प्लस पी बी नोट और एक्स बी। अब इस केस में आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 के यूनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक्स ए देखो ध्यान से, अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम? एक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी हमारे पास। तो वो वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे? यहाँ पर एक्स ए की जगह पर पुट कर देंगे। तो 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास? एक्स बी प्लस पी बी डॉट, ये हमारे पास पी बी है हमारे पास, उसके बाद क्या है? एक्स बी। अब इस केस में हमने क्या करना है? जो पी एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था? पी ए नोट, ये पी ए नोट। अब इस केस में देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर पी ए नोट माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका? पी ए नोट और एक्स बी, और ये हमारे पास क्या है? पी बी नोट है, पी बी नोट और एक्स बी है। तो इस केस में इसको हम क्लियर कर लेते हैं बच्चों। तो पी एस इज इक्वल टू पी बी नोट, क्योंकि ये प्लस का साइन है, पी बी नोट माइनस ये क्या था हमारे पास? पी बी। तो इसमें से एक्स बी कॉमन ले लिया, प्लस एक्स बी का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन, प्लस ये हमारे पास क्या रह गया? पी ए नोट। अब ये हमारे पास बन गया बच्चों हमारे पास रोल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब हम बात करेंगे रोल्स लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर कि ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट के लिए होगा। अब देखो इसी केस से हम निकाल सकते हैं बेसिकली क्या होता है कि इस केस में कि द सॉल्यूशन फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक सोल्यूट आपने ए ले लिया और बच्चों सॉल्वेंट क्या ले लिया? बी ले लिया। अब इस केस में हमने क्या करना है? देखो कि जो हमारे पास पी एस नॉट माइनस पी एस
डिवाइड बाय किसके डिवाइड कर दिया, पी एस नोट के, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए के लिए। अब इस केस में हम देख सकते हैं आप ऑलरेडी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम नॉन वोलेटाइल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास कंपोनेंट सॉल्वेंट है उसको हम पुट कर सकते हैं 0 के इक्वल। अब इस केस में हमारे पास है पी एस नॉट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। उसके बाद पी नोट हमारे पास पी एस नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ द सॉल्वेंट। ये किसके लिए रहेगा बच्चों, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रहेगा। उसके बाद कि हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी हमने जस्ट किया, ये हमारे पास पड़ा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पी एस नोट है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा बच्चों, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं बच्चों कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग के बारे में जानेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी, कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ ए आइडियल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट। किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूट पर या फिर वेट ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, कि डिजोल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ दी सॉल्वेंट, जब उसको हम डिजोल्व करते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट के अंदर, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन, या डू नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बच्चों, ये नेचर ऑफ दी सॉल्यूट के ऊपर। सिंपल डेफिनेशन कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दिस इज ए डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर या फिर वेट ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिकली बच्चों जो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस है वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड हमारे पास एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस केस में सबसे पहले हम जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हमने रोल्स लॉ किया बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग यहीं से निकल के आए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जांपल ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा इज एडेड इन ए सॉल्वेंट, जैसे ही हम उसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कि देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर, कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा बच्चों, लोअर होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ किससे, प्योर सॉल्वेंट से। अब प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ किससे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन से। कि दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे, लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर कह देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब इसी केस में हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसकी रिलेटिव लोअरिंग की, कि इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज, किसके ऊपर डिपेंड करती है ये, वेट ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी, कि इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ बच्चों अभी हमने जस्ट किया, पी नोट हमारे पास एस माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट एस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए के लिए। अब इस केस में हमारे पास हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ए के लिए बात कर रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इस केस में इसकी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट से कर सकते हैं बच्चों, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब इसी केस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। अब इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए इज लेस देन, किससे लेस देन है बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ बी से। तो इस केस में हम क्या कर देंगे यहाँ पर, या इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ जो डब्ल्यू बी है वो हमारे पास डब्ल्यू है, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर नोट है हमारे पास, कि नोट के बारे में जानेंगे कि नोट क्या दिया हमें यहाँ पर, कि बाय दिस प्रॉपर्टी द मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, कि जो मोलिकुलर मास है बच्चों किसका, सोल्यूट का, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, कि बट दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इट डज नॉट गिव द रिजल्ट ऑफ ए मोर इजली, कि ये मेथड हमें बेसिकली क्या नहीं देगा, एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करेगा। उसके बाद बच्चों बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है यार। बेसिकली आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट, कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है कंटिन्यू वे में, कि किसका फ्लो करना बच्चों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम दी सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन। देखो किस में से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर,
और ए लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर थ्रू इन ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सिंपल डेफिनेशन बच्चों, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किस में जा रहा है, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर थ्रू किसके माध्यम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होना। अब कहाँ से फ्लो होता है ये, सॉल्वेंट साइड से किसके अंदर, सॉल्यूशन साइड के अंदर। अब इस केस में या फिर लो कंसंट्रेशन साइड से बच्चों हाई कंसंट्रेशन साइड के अंदर, या फिर डाइल्यूट साइड से किसके अंदर, हमारे पास कंसंट्रेटेड साइड के अंदर। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक्स के अंदर। उसके बाद एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों इसके अंदर, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इसके अंदर आप, कि एन एग प्लेस इन ए वाटर स्वेल अप, जैसे ही एग को आप प्लेस करते हैं वाटर के अंदर तो वो स्वेल अप हो जाता है। कि द एग प्लेस इन ए सॉल्ट वाटर, तो वो क्या करेगा बच्चों, श्रिंक करेगा ड्यू टू किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर बच्चों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बीच में लगती है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। अब इस केस में ऑस्मोसिस जो हो रहा है यहाँ पर, ऑस्मोसिस इस प्रोसेस के अंदर हो रहा है कि मोर वाटर इज ड्रॉन इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब उस केस में नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो मिनिमम प्रेशर कि दैट हैज़ बी अप्लाइड ऑन दी सॉल्यूशन साइड, किसी साइड में अप्लाई करोगे बच्चों उसको, सॉल्यूशन साइड के अंदर, कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कि जो एंट्री करता है बच्चों किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की, किसके माध्यम से, थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन दी सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज ए ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, एटमॉस्फेयर, बार या फिर पास्कल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बेसिकली, कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब कि इफ़ ए प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि प्रेशर ग्रेटर देन है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, कि इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, किस साइड में अप्लाइड करोगे, सॉल्यूशन साइड में, कि द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल बी स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, कि जो हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कहाँ से, सॉल्यूशन साइड से, बैक इनटू द प्योर सॉल्वेंट साइड थ्रू इन दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इज ए रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए डीसैलिनाइजेशन ऑफ ए साल्ट। इसके माध्यम से बच्चों क्या करते हैं, डीसैलिनाइजेशन ऑफ ए साल्ट करते हैं, या फिर सोल्ट वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस भी आपको पता लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए यार आपको पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास पाई से डिनोट करते हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, मोलैरिटी, मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली, अब इस केस में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ये टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ पर दोनों को इक्विवेलेंट कर दोगे आप, कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी भी कर सकते हो, या फिर एम टी भी कर सकते हो। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आर आ जाता है बच्चों, आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर दिया गया है कि द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट बोल सकते हो इसको, या फिर आप गैस कॉन्स्टेंट, कि द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ ए गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर ले सकते हो, या फिर केल्विन पर मोल ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक वैल्यू हो रहा है हमारे पास 0.0081314 लीटर बार पर केल्विन पर मोल एक्सेट्रा, ये इसकी वैल्यू है। अब इसी के बेस पर बेसिकली हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला भी बन गया बच्चों। जब इनकी सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द, किसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, मोलैरिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बच्चों, कुछ नोट्स हैं हमारे पास, कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज इस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ऑन ए वेट ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट के ऊपर। सेकंड पॉइंट, कि विद द हेल्प ऑफ दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, कि विद द हेल्प, किसकी हेल्प से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, कि जो मोलर मास है सोल्यूट का वो कैलकुलेट किया जाता है बच्चों एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स।
अब उस मॉलिक्यूल्स के मास के लिए यूज़ करते हैं कि विच हैज़ द हायर मोलर मास, जिसका मोलर मास क्या होगा बच्चों, बेसिकली ज़्यादा होगा। अब इस केस में एग्जांपल दिखा हुआ है आपको कि पॉलीमर्स, स्टार्च एक्सेट्रा, कि बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डिकम्पोज एट ए हाई टेम्परेचर इन दिस प्रॉपर्टी एट ए रूम टेम्परेचर। तो ये तो जनरल एग्जांपल दिया है बच्चों बेसिकली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा कि द सॉल्यूशन विच हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेम टेम्परेचर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा बच्चों और उसका टेम्परेचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पाई जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई ऑफ ए सेकेंड सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है कि ये सॉल्यूशन विच हैज़ ए मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा देन दी अदर से एट ए सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों कि सॉल्यूशन विच हैज़ ए मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, कि सॉल्यूशन का मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा देन किससे, अदर से, एट ए सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पर कि ए प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसनट्रेटेड इज मोर देन 0.9%। उसके बाद है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने कर लिया। अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे अब कि ए सॉल्यूशन विच इज़ ए लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा बच्चों, सॉल्यूशन का, कि देन दी अदर एट ए सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसको आप क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका सेम एग्जांपल वही रहेगा कि ए प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन इज लेस होगी किससे बच्चों, 0.9% से। ऊपर वाले में क्या थी, मोर देन 0.9%। अब इस केस में नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है भाई, अब बॉइलिंग पॉइंट ये बेसिस है हमारे पास जो जनरल टॉपिक्स होते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच ए वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, कि जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का बिकेम इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके इक्वल होगा बच्चों, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब इस केस में हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि इन केस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन, कि जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन होगा किससे, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट से। अब इस केस में हमारे पास है कि सो द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड, जैसे हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं मोर टू मेक द वेपर, तो क्या निकलेंगे बच्चों, वेपर्स निकलेंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। कि हैंस द टेम्परेचर कि शुड भी इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया कि जो वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके हो जाते हैं बच्चों, टेम्परेचर के, कि ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कि दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इज ए एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। उसको आप क्या बोलोगे, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों बेसिकली सबसे पहले आप ग्राफ समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपके सामने है ये ग्राफ बच्चों। अब इस केस में हमारे पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है, उसके बाद टेम्परेचर केल्विन के अंदर है। तो ये हमारे पास सॉल्वेंट होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी हमारे पास जो डिफरेंस आया, तो इस केस में हमारा सॉल्वेंट का जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, डेल्टा टीबी नॉट, और जो सॉल्यूशन का लेके चलोगे बच्चों वो क्या लेके चलोगे आप, टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन जैसा कि आपको ग्राफ के अंदर क्लियर हो रहा है। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अभी हमने जस्ट ग्राफ देखा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट कर दोगे आप, क्योंकि इस केस में क्या है हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना टीबी का, टीबी किसका है बच्चों, एलिवेशन, हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो किसका आया, सॉल्यूशन का, इज ग्रेटर देन ऑफ ए, किससे है बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट से। जैसे कि आपको नीचे दिए गए हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट टीबी, या फिर इसको इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टीबी नोट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब फॉर वाटर के लिए यदि बात करें बच्चों, इट इज़ ए 373 केल्विन, कि द एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है भाई कि एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इस केस में बेसिकली इसका प्रॉपर हम देखेंगे बच्चों
मैथमेटिकल फॉर्मेशन कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोलैलिटी। अब इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर के बी। अब इस केस में के बी का मतलब क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, इसको हम एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एलिवेशन कांस्टेंट हो गया बच्चों। अब इस केस में हमने सारा कुछ क्या किया, तो के बी एज इट इज़ रहेगा, तो मोलैलिटी का फार्मूला पुट कर सकते हैं हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय, तो ये डब्ल्यू ए डिवाइड बाय क्या करोगे एम ए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू बी। अब इस केस में कुछ इसके फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट कि वैन द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगी, यूनिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी बच्चों, सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर बेसिकली क्या है, सेल्सियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सेल्सियस डिवाइड बाय मोलैलिटी, या फिर हम इसको केल्विन किलोग्राम पर मोल कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद इट्स ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेट ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास, इट इज़ आल्सो यूज टू कैलकुलेट, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको हम, मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट की एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस कि ही इज़ द टेम्परेचर एट विच ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड या फ्रोजन एंड ए लिक्विड फॉर्म ऑफ दी सब्सटेंस बिकेम्स क्या रहना है, सेम रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब इस केस में हमारे पास है डिस्पर्जन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखिए कि इन केस ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की हम यदि बात करते हैं बच्चों, नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूट होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन किससे होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट से। कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि व्हेन वी एडेड ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कि द वेपर प्रेशर क्या होगा इस केस के अंदर, डिक्रीज होगा। सो द फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो क्या होगा बच्चों, वो भी डिक्रीज होगा। कि द डिक्रीज इन ए फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ए डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। देखो समझ में आया मैंने क्या बताया बच्चों कि जो फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस केस के अंदर, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो जैसे ही हम सारा कुछ डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ए डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये डिक्रीज हो रहा है क्या, हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी। अब जैसा कि सबसे पहले आप इसका ग्राफ देख लीजिए, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा ग्राफिकली जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, अब ये हमारे पास ग्राफ रहेगा बस बेसिकली बच्चों डेल्टा टी एफ। अब यहाँ पर ये लिक्विड सॉल्वेंट, उसके बाद ये यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है हमारे पास ये सॉलिड सॉल्वेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन है बच्चों। अब इस केस में ये टी एफ रहेगा और ये टी एफ नॉट। अब इसका जो एक्सप्रेशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कि फ्रॉम दिस ग्राफ, तो हमें वही सेम चीज़ जो अभी हमने पीछे की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट। अब यहाँ पर टी एफ नोट क्या है बच्चों, हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट का, माइनस क्या कर दोगे टी एफ किसका होगा हमारे पास, सॉल्यूशन का। अब इस केस में जो हमारे पास टी एफ है, टी एफ किसका बच्चों, जो हमारे पास किसका है ये टी एफ, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन का, कि टी एफ इज़ लेस देन ऑफ ए टी एफ नोट, ये किससे कम है। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ इज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट इन ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद टी एफ नॉट इज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट फॉर वाटर के लिए एट ए 273 केल्विन। अब इस केस में देखो कि डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ये कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एज बी फाउंड टू बी रिलेटेड, अब किससे रिलेटेड है बेसिकली ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। के एफ हमारे पास क्या है बच्चों, दिस इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। अब इस केस में सेम पुट वैल्यू कर देंगे यहाँ पर मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इस केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट।
ये किसको डिफाइन कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, कि वैन ए मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगी, जब यूनिटी होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट भी सेम रहेगी बच्चों, केल्विन किलोग्राम पर मोल, या फिर इसको हम सेल्सियस पर मोल कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वेट ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट इज़ आल्सो यूज टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट एक्सपेरिमेंटली। इसको कहाँ कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मोलर मास निकालने के लिए सोल्यूट का एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज इन ए मेकिंग ऑफ ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड मेल्टिंग ऑफ ए आइस इन द रोड ऑफ ए NaCl। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्पफुल देगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए सारे फॉर्मूले जो हमने अभी एक्सप्लेन किए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।